10 जनवरी की रात। गाड़ी के ब्रेकों की चीख इतनी तीखी थी कि घोंसलों में सोए पंछी भी हड़बड़ाकर जाग गए। रात की खामोशी टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या हुआ? सेठ विक्रम सिंह ने तनाव भरी आवाज में पूछा। एक आदमी अचानक गाड़ी के सामने कूद गया। ड्राइवर अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरी गलती नहीं थी सेठ जी। मैंने रोकने की पूरी कोशिश की। जाओ, देखो वह जिंदा है या मर गया, विक्रम ने आदेश दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। हेडलाइट्स अभी भी चालू थीं और वह ड्राइवर की सीट से गाड़ी के सामने आया। एक आदमी सामने के पहियों के नीचे आधा कुचला हुआ पड़ा था। टायरों के बीच का अंधेरा विवरणों को अस्पष्ट कर रहा था, जिसे ठीक से दिख नहीं रहा था। अर्जुन हांफते हुए गाड़ी की पिछली खिड़की पर लौटा। क्या हाल है? विक्रम ने पूछा। वह गाड़ी के नीचे फंसा है। मुझे लगता है वह मर गया, अर्जुन ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। गाड़ी पीछे करो, मूर्ख, विक्रम ने झल्लाकर कहा। अर्जुन हड़बड़ाकर ड्राइवर की सीट पर लौटा और गाड़ी पीछे की। हेडलाइट्स अब शरीर को स्पष्ट रूप से रोशन कर रही थीं। आदमी ने आसमानी रंग की कमीज पहन रखी थी, जो अब खून से लथपथ थी। विक्रम गाड़ी से बाहर निकले और वे दोनों सड़क पर पड़े बेजान शरीर को घूरने लगे। इस बेवकूफ को हमारी गाड़ी के सामने ही क्यों कूदना था? अर्जुन ने बुदबुदाया। विक्रम घुटनों के बल झुके, आदमी की नब्ज जांची, फिर उसके सीने पर हाथ रखा। अंत में उसने आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा। विक्रम की आंखों में कुछ चमक उठा, शायद पहचान की चमक। वह शरीर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बिल्ली फंसे हुए चूहे को देखती है। अर्जुन, विक्रम ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, सेठ जी। शरीर से कपड़े उतार दो। क्या? अर्जुन हकलाया। जो मैं कह रहा हूँ वह करो, नहीं तो तुम अपने आप को सलाखों के पीछे पाओगे, विक्रम गुर्राया। लेकिन कपड़ों का क्या, सेठ जी? कोई सवाल नहीं, बस करो, विक्रम ने ऐसे लहजे में डांटा जिसमें कोई बहस नहीं थी। अनिच्छा से अर्जुन ने शरीर से कपड़े उतार दिए। इस बीच विक्रम ने अपने कपड़े उतारे और गाड़ी की पिछली सीट से एक चादर में खुद को लपेट लिया। अब मेरे कपड़े शरीर पर पहनाओ, विक्रम ने अपनी ठंडी और चालाक आवाज में निर्देश दिया। अर्जुन, हैरान लेकिन आज्ञाकारी, ने शव को विक्रम के कपड़े पहनाए। मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी, मेरी चेन, वह भी उसे पहना दो, विक्रम ने अपने सामान देते हुए कहा। अर्जुन ने विक्रम को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो, लेकिन उसने घड़ी, अंगूठी और चेन शरीर पर रखकर बात मान ली। अब वापस गाड़ी में बैठो, विक्रम ने आदेश दिया। अर्जुन ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। अब उसका चेहरा इतना कुचल दो कि वह पहचानने योग्य न रहे, विक्रम ने अपनी सर्दशांत आवाज में कहा। अर्जुन हिचकिचाया लेकिन उसने भीषण काम किया, अंत तक जोर से हाफ रहा था। विक्रम ने गाड़ी में लौटने से पहले शरीर का एक आखिरी बार निरीक्षण किया। क्या किसी ने हमें देखा? विक्रम ने पूछा। इस समय इस सड़क पर कौन होगा? अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा, चलो, मैं अब मर गया, विक्रम ने एक भयावह हंसी के साथ कहा। क्या कह रहे हो? अर्जुन ने चकित होकर पूछा। बस चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझाऊंगा, कैसे सेठ विक्रम सिंह की मौत हुई और उन्हें किसने मारा। बिना चिंता के चलो। गाड़ी तेजी से भागी। विक्रम की हंसी रात में गूंज रही थी। कुछ समय बाद सेठ विक्रम सिंह की मौत की खबर पुरानी पड़ गई थी। लोगों की आदत होती है कि वे कुछ दिनों बाद सबसे चौंकाने वाली घटनाओं को भी भूल जाते हैं। विक्रम कोई इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था कि उसकी मौत जनता की याद में बनी रहती। मामले की सुनवाई मुंबई सेशन कोर्ट में हो रही थी। कटघरे में एक अकेला अभियुक्त खड़ा था, अर्जुन। माननीय न्यायाधीश महोदय, सरकारी वकील फारूक खान ने शुरू किया, यह युवक, अर्जुन, जो आपके सामने खड़ा है, एक बर्बर हत्यारा है जिसने अपने मालिक, सेठ विक्रम सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। मैं सबूत और गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दी जाती है, न्यायाधीश ने जवाब दिया।
फारूक खान ने मामले को सामने रखना शुरू किया। उस रात सेठ विक्रम सिंह मुंबई गोवा राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे। एक व्यावसायिक सौदे से लौट रहे थे और अपने सूटकेस में 1 लाख रुपए नकद थे। रात 1 बजे घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में ड्राइवर अर्जुन ने एक सुनसान सड़क से शॉर्टकट लिया, लेकिन उसका असली इरादा जल्दी पहुंचना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि सेठ कभी घर पहुंच ही ना पाए। प्रभाव के लिए रुकते हुए फारूक ने जारी रखा, माननीय न्यायाधीश महोदय, उस अकेली खतरनाक सड़क पर इस तथाकथित वफादार नौकर ने अपने असली रंग दिखाए। उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी और पैसों से भरा सूटकेस मांगा। जब सेठ ने उसे पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी, तो अर्जुन ने उसे गाड़ी से कुचल दिया। अपराध को छिपाने के लिए उसका चेहरा पहचानने योग्य न रहे इतना कुचल दिया। न्यायालय में सन्नाटा था। दर्शक फारूक के हर शब्द पर टकटकी लगाए हुए थे। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वह हमेशा एक गलती करता है। कानून का लंबा हाथ उन्हें पकड़ लेता है। अर्जुन ने हत्या की, लेकिन सेठ की अंगूठी, घड़ी और बटुआ छोड़ दिया, जिसने न केवल शव की पहचान की बल्कि ये भी बताया कि सेठ उस रात 1 लाख रुपए ले जा रहे थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मैं अभियुक्त के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करता हूँ। बस इतना ही, माननीय न्यायाधीश महोदय। फारूक अपने तर्क से संतुष्ट होकर बैठ गया। अर्जुन, न्यायाधीश की आवाज गूंजी, क्या तुम्हारे खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं? अर्जुन कटघरे में निडर खड़ा था। उसकी आंखों ने न्यायालय को स्कैन किया। कोने में बैठी एक युवती पर संक्षेप में ठहरी, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे जब उसने उसे देखा। फिर उसकी नजर न्यायाधीश पर पड़ी। क्या तुम अपना अपराध कबूल करते हो? न्यायाधीश ने पूछा। हाँ, माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं अपराध कबूल करता हूँ। मैंने 1 लाख रुपए के लालच में उसे मार डाला। मेरा मालिक एक कंजूस, घिनौना आदमी था। मैंने उससे अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज मांगा और उसने मुझे एक पैसा भी देने से मना कर दिया। उस रात मुझे अपना मौका मिला और मैंने उसे ले लिया। एक महिला की चीख न्यायालय में गूंज उठी। नहीं, सब आवाज की तरफ मुड़े। अर्जुन झूठ बोल रहा है, वह कभी किसी को मार नहीं सकता। युवती, प्रिया, खड़ी होकर चिल्लाई। अगर आपको कुछ कहना है तो गवाह के कटघरे में आओ, न्यायाधीश ने निर्देश दिया। प्रिया गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। मेरा नाम प्रिया है, माननीय न्यायाधीश महोदय। मैं अर्जुन की बहन हूँ। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह हत्या करने में अक्षम है, लेकिन उसने कबूल कर लिया है, न्यायाधीश ने बताया। माई लॉर्ड, फारूक ने बीच में टोकते हुए कहा, कोई बहन अपने भाई को हत्या करने में सक्षम नहीं मानती। उसके कबूलनामे के साथ संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा है, माननीय न्यायाधीश महोदय, अर्जुन ने बीच में टोकते हुए कहा। मैंने हत्या की है। मैं अपना बचाव नहीं करना चाहता या इस मामले को लंबा नहीं खींचना चाहता। प्रिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर जाओ। प्रिया सिसकती हुई गवाह के कटघरे से निकली और न्यायालय से बाहर चली गई। अगली सुनवाई के लिए न्यायालय स्थगित कर दिया गया। नेहरू नगर, गोरेगांव, मुंबई में प्रिया अपने विकलांग पिता और मां के साथ एक साधारण चाल में रहती थी। वह भारी मन से घर लौटी। अंदर उसे एक अजनबी मिला, एक बूढ़ा, दुबला-पतला आदमी, जिसके बाल पतले थे। बेटा, यह किशोर पटेल अर्जुन का दोस्त है, उसकी मां ने परिचय कराया। मैं किशोर पटेल हूँ, आदमी ने कहा। तुम अर्जुन की बहन प्रिया हो, है ना? हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी अर्जुन के साथ नहीं देखा, प्रिया ने संदेह करते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारे घर पहले कभी नहीं आया। अगर मैं आता तो मुसीबत होती। कुछ दिन पहले अर्जुन ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। मैंने उसके कर्ज चुका दिए और पुलिस उन पैसों की तलाश में आई थी। अब जबकि अर्जुन ने कबूल कर लिया है, मामला बंद हो गया है। तुम्हारे पिता भी सेठ के लिए काम करते थे।
है ना? जब उन्हें फैक्ट्री में चोट लगी थी तो क्या उन्हें मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था? तो अर्जुन सचमुच। प्रिया की आवाज कांपी। ज्यादा मत सोचो, बेटा। अर्जुन ने उस बदमाश को मारकर सही किया। ऐसे लोग जीने के लायक नहीं हैं। भले ही अर्जुन को 10 या 12 साल जेल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी शादी पर ध्यान दो और मुसीबत से दूर रहो। यह वह पैसा है जो अर्जुन ने मुझे सौंपा था। मैंने तुम्हारे माता पिता को सब समझा दिया है। किसी भी गड़बड़ी में मत पड़ो, नहीं तो पुलिस तुम्हें भी परेशान करेगी। चुपचाप रहो, शादी करो और पीछे मुड़कर मत देखो। ईमानदारी से काम करके तुम्हें एक शानदार शादी के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा। पैसा ऐसे ही आता है। प्रिया की माँ, सविता देवी, ने उसे नकद से भरा सूटकेस दिया। मैंने इसे सुरक्षित रखा है, उसने कहा। मुझे दो, माँ, प्रिया ने कहा। तुम इसका क्या करोगी? उसकी माँ ने पूछा। ये मेरी शादी के लिए है ना? मैं इसे बैंक में जमा करूंगी। प्रिया की माँ, सविता देवी, हिचकिचाईं। उनकी सुंदर, शिक्षित बेटी बीए के बाद एलएलबी कर रही थी। लेकिन सविता जानती थी कि उनके कठोर समाज में एक शिक्षित लड़की को भी अच्छी शादी के लिए दहेज की जरूरत होती है। ठीक है, जमा कर दो। आजकल इतनी नकद राशि घर में रखना सुरक्षित नहीं है, उसने कहा। प्रिया ने सूटकेस खोला, नए नोट गिने, 1 लाख रुपए, और उसे बंद कर दिया। मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, माँ, उसने कहा। पैसे के साथ सावधानी बरतना, बेटा, उसके विकलांग पिता, रामदास, ने पुकारा। चिंता मत करो, पापा, प्रिया ने जवाब दिया, चाल से बाहर निकलते हुए। बस लेने के बजाय उसने एक ऑटो रिक्शा को बुलाया। कहाँ जाना है, मैडम? ड्राइवर ने पूछा। पुलिस स्टेशन, प्रिया ने दृढ़ता से जवाब दिया। 2 दिन पहले इंस्पेक्टर अजय ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन का कार्यभार संभाला था। यह क्षेत्र प्रमुख आपराधिक गिरोहों से अपेक्षाकृत मुक्त था, इसलिए वह अपने कनिष्ठ अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलवंत से स्थानीय उपद्रवियों के बारे में जानकारी ले रहा था। शराब के अड्डे नियमित रूप से साप्ताहिक रिश्वत देते हैं, सर, बलवंत ने कहा। खबर फैल गई है कि आप यहाँ हैं और अपराधी पहले ही इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि वे आपकी निगरानी में काम नहीं कर सकते। हमने नकली शराब बेचने वालों को बंद करने की चेतावनी दी है और जुए के अड्डे भी बंद हो गए हैं। क्या ये लोग अपने स्रोतों का उपयोग नहीं करते? अजय ने पूछा। आपके नाम के खिलाफ कोई स्रोत काम नहीं करता, सर, बलवंत ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। तभी एक कांस्टेबल ने अजय को सूचित किया कि एक युवती उनसे मिलना चाहती है। उसे अंदर भेजो, अजय ने कहा। प्रिया हरे रंग के सूट में अंदर आई, उसकी उपस्थिति ने कमरे को रोशन कर दिया। अजय उसकी सुंदरता से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और प्रिया भी उसे देखकर चौंक गई। बलवंत, थोड़ी देर बाहर जाओ, अजय ने कुछ परिचित महसूस करते हुए कहा। बलवंत ने प्रिया को एक उत्सुक नजर डाली लेकिन कमरे से बाहर चला गया। बैठो, अजय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। प्रिया ने उसकी ओर से अपनी नजरें हटाईं। तुम? हाँ, मैं ही हूँ, अजय, उसने मुस्कराते हुए कहा। कृपया बैठो। प्रिया बैठ गई, अभी भी अविश्वास में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम हो। मेरा करियर छोटा रहा है, लेकिन मैंने अच्छा काम किया है, प्रिया, अजय ने कहा। तुम यहीं रहती हो? नेहरू नगर में, चाल नंबर 18। हम कॉलेज तक साथ पढ़े थे। फिर मेरा पुलिस बल में चयन हो गया और मैं अधिकारी बन गया। मैं वर्दी में कैसा दिखता हूँ? उसने मुस्कराते हुए पूछा। तुम बहुत अच्छे लगते हो, अजय, प्रिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? अजय ने पूछा। नहीं, प्रिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मेरी भी नहीं हुई है, अजय ने कहा, और प्रिया की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। ओह, मैं पूछना भूल गया, तुम यहाँ क्यों हो? अजय ने आगे झुकते हुए कहा। प्रिया ने सूटकेस अपनी डेस्क पर रखा और उसे सब कुछ बताया। अजय ने ध्यान से सुना।
जब वह समाप्त हुई तो उसने कहा, तुम्हारे दिल कहता है कि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन यह पैसा चिल्ला रहा है कि उसने किया। कानून भावनाओं की परवाह नहीं करता, वह सबूत देखता है। उसके कबूलनामे और इस पैसे के साथ उसके लिए कोई मौका नहीं है। मैं मदद के लिए यहाँ नहीं आई, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। मैं यह दागदार पैसा जमा करने आई थी। अगर अर्जुन ने सचमुच किसी को मारा है तो वह पूरी सजा का हकदार है। मैं इस पैसे से अपना जीवन नहीं सजा सकती। मुझे पता है कि तुम हमेशा से कानून का सम्मान करती हो, प्रिया, अजय ने कहा। लेकिन एक व्यक्तिगत सुझाव के तौर पर पैसा जमा कर दो, लेकिन एक अच्छे वकील से सलाह लो। इससे मदद मिल सकती है। उसके कबूलनामे और इस सबूत के साथ क्या कोई वकील उसे बचा सकता है? प्रिया ने संदेह करते हुए पूछा। हाँ, इस शहर में एक वकील है, राकेश शर्मा। अगर वह यह केस लेता है तो अर्जुन बरी हो सकता है। राकेश केवल तभी केस लेता है जब वह आश्वस्त होता है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कभी कोई केस नहीं हारा। यह एक वकील के लिए असामान्य है, प्रिया ने कहा। क्या वे दोषी निर्दोष की परवाह किए बिना केस नहीं लड़ते? यही बात राकेश को अनोखा बनाती है। वह मेरा दोस्त है, लेकिन तुम्हें उससे खुद संपर्क करना चाहिए। वह बांद्रा विंग रोड पर रहता है। पैसा यहाँ जमा कर दो, और अगर यह दागदार नहीं है तो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुरंत राकेश से मिलो और मुझे बताओ क्या होता है। सुनवाई के बाद मैं तुमसे घर पर मिलूंगा। प्रिया स्टेशन से हल्का महसूस करते हुए निकली। भाग्य ने उसे अजय से फिर से मिला दिया था। उन्होंने कॉलेज तक साथ पढ़ाई की थी और वह उससे प्यार करती थी। हालांकि उनका प्यार कभी व्यक्त नहीं हुआ था। उसके परिवार के मुंबई जाने के बाद वह उससे संपर्क खो चुकी थी। आज संयोग ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया था। क्या अजय अभी भी मुझसे प्यार करता है? वह घर चलते हुए सोचने लगी, विचारों में खोई हुई। एडवोकेट राकेश शर्मा ने युवती को ध्यान से देखा। यह एक अजीब मामला है, उसने कहा। तुम दावा करती हो कि तुम्हारा भाई निर्दोष है, फिर भी तुमने उसके खिलाफ सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं, और अब तुम मेरी मदद चाहती हो। तुम आखिर क्या हो? सर, कृपया मेरी दुविधा समझें, प्रिया ने विनती की। मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह हत्या करने में सक्षम नहीं है। तो वह पैसा कहाँ से आया? राकेश ने पूछा। इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्या होगा अगर किसी ने उसे फंसाया और वह पैसा हमारे घर भेज दिया? उसने इस तथाकथित दोस्त का कभी जिक्र नहीं किया जिसने इसे लाया। मिस प्रिया, पहले अपना मन बना लो। तय करो कि वह निर्दोष है या दोषी, फिर वापस आओ। मैं केस तब तक नहीं लेता जब तक मैं आश्वस्त न हो जाऊं कि अभियुक्त निर्दोष है। लेकिन सर, जब तक हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कुछ नहीं होगा। हम अदालत की कार्यवाही को रोक सकते हैं। अगले हफ्ते मिलो, उसी दिन। मैं खुद कुछ खुदाई करूंगा। उस आदमी का नाम और पता लिखो जिसने पैसे लाए थे। प्रिया ने विवरण प्रदान किए और चली गई। अगले हफ्ते प्रिया फिर से राकेश के सामने बैठी थी। लगभग 35 साल की उम्र में राकेश की एक प्रभावशाली उपस्थिति थी। गोरा, एथलेटिक, तेज आंखों और चौड़े माथे के साथ। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? राकेश ने सिगरेट का एक कश छोड़ते हुए पूछा। मैं अर्जुन से जेल में मिली थी, प्रिया ने कहा। उससे बात करने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि उसने हत्या की है। मुझे अफसोस है, सर, आपका समय बर्बाद करने के लिए। क्या तुमने उसे बताया कि तुमने पैसे जमा कर दिए? राकेश ने पूछा। नहीं, मैंने इसका जिक्र नहीं किया। मुझे डर था कि इससे उसे सदमा लग सकता है। उसने मुझे बताया कि उसने सेठ से मेरी शादी के लिए कर्ज मांगा था, और जब सेठ ने मना कर दिया तो उसने अपने मौके का इंतजार किया और उसे मार डाला। तो तुमने तय कर लिया है कि वह दोषी है और सजा का हकदार है, राकेश ने कहा। मैं रिश्तों को कानून से ऊपर नहीं रखती, प्रिया ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं तुम्हारे संकल्प की प्रशंसा करता हूँ, राकेश ने कहा।
लेकिन मैंने अर्जुन का केस लेने का फैसला किया है। क्या? लेकिन सर, तुम्हारी नज़रों में वह एक हत्यारा है। मेरी नज़रों में वह नहीं है। ये जानकर कि वह निर्दोष है, मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। मैं ऐसे केस लड़ता हूँ। किस आधार पर? प्रिया ने पूछा। तुम्हें अदालत में पता चलेगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारा भाई बरी हो जाएगा। राकेश शर्मा के मुवक्किल को कोई अदालत दोषी नहीं ठहरा सकती। वह मेरे लिए एक चमत्कारी क्षण होगा, प्रिया ने कहा। अब आराम करो, राकेश ने खड़े होते हुए कहा। मुझे कुछ जरूरी काम है। वे एक साथ उसके कार्यालय से बाहर निकले। राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर कूद गया, जबकि प्रिया पैदल चलती रही। अजय ने अपनी घड़ी जांची। वह 10 मिनट देर से था। पुलिस स्टेशन हमेशा की तरह चल रहा था। जैसे ही वह पहुंचा, कर्मचारी तुरंत चौकन्ने हो गए। उसने जनरल डायरी मंगवाई, जो तुरंत उसकी डेस्क पर रख दी गई। फोन बजा। हेलो, मैं गोरेगांव पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूं। उसने जवाब दिया। सर, जल्दी आओ। संगीता अपार्टमेंट में हत्या हुई है, मेरे दोस्त जगदीश की, एक घबराई हुई आवाज ने कहा। यह कौन है? अजय ने पूछा। हीरालाल जेठानी, उसका पड़ोसी। कृपया तुरंत आओ। हम रास्ते में हैं, अजय ने सब इंस्पेक्टर बलवंत को बुलाते हुए कहा। तुम संगीता अपार्टमेंट जानते हो? ओह, सर, बलवंत चिल्लाया। क्या हुआ? प्रस्थान दर्ज करो। हमें एक हत्या की जांच करनी है। 4 कांस्टेबलों के साथ अजय घटनास्थल पर पहुंचा। संगीता अपार्टमेंट के बाहर पहले से ही भीड़ जमा थी। उन्हें पहुंचने में 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगा। हीरालाल जेठानी, एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्ता पायजामा और मारवाड़ी टोपी पहने, अजय का अपार्टमेंट के दरवाजे पर स्वागत किया। सर, मैं हीरालाल जेठानी हूँ, उसने आंखें पोंछते हुए कहा। जगदीश मेरा करीबी दोस्त था। अजय तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, एक 2 बेडरूम का फ्लैट जिसमें एक ड्राइंग रूम था। कहाँ? उसने हीरालाल से पूछा। हीरालाल ने एक बेडरूम की ओर इशारा किया। अजय ने दरवाजा खोला। बिस्तर या फर्श पर एक शरीर की उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय उसे जगदीश एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा मिला। उसके माथे पर खून जमा था। उसका चेहरा खून के थक्कों से ढका हुआ था। उसने एक रेशमी गाउन पहन रखा था और मेज पर एक शतरंज का बोर्ड चेक मैट दिखा रहा था। सफेद राजा काले मोहरों से हार गया था। सर, एक रिवाल्वर, बलवंत ने दरवाजे से 3 फीट दूर कालीन पर पड़ी बंदूक की ओर इशारा करते हुए कहा। अजय ने रिवाल्वर को एक रुमाल में लपेटा और बलवंत को दे दिया। फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफी टीमों को बुलाओ। दस्ताने पहनो और कुछ भी मत छुओ। अजय ने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। कोई खिड़कियां नहीं थीं, केवल एक एग्जॉस्ट फैन के साथ एक वेंटिलेटर था। दरवाजा ही एकमात्र प्रवेश और निकास था। वह ड्राइंग रूम में गया। तुम्हारा नाम हीरालाल है? उसने पूछा। हीरालाल जेठानी, आदमी ने पुष्टि की, अपने चश्मे को ठीक करते हुए। मुझे सब कुछ बताओ, अजय ने बैठते हुए कहा। जगदीश एक अच्छा आदमी था, हीरालाल ने शुरू किया। रविवार हमारा छुट्टी का दिन होता था। हम शतरंज खेलते और पीते थे। हम बराबर के थे, कभी वह जीतता, कभी मैं जीतता। आज मैं शतरंज खेलने आया था, लेकिन मैंने नहीं पिया। मैं कैसे पीता? जगदीश चला गया, उसने आंसू बहाते हुए कहा। बस करो, अजय ने झल्लाकर कहा। केवल वही जवाब दो जो मैं पूछता हूँ। क्या तुम आज यहाँ शतरंज खेलने आए थे? मैंने नहीं खेला। जब मैं आया और घंटी बजाई, तो मुझे अंदर से एक बंदूक की आवाज सुनाई दी। मैंने पहले सोचा कि ये एक पटाखा था, लेकिन मैंने दरवाजा धकेला, वह खुला था, और जगदीश को पुकारा। जब मैं बेडरूम में दाखिल हुआ, तो मैंने उसे वैसे ही देखा। मैंने तुरंत आपको बुलाया। क्या वह पहले से ही मर चुका था? अजय ने पूछा। ऐसा लग रहा था, हीरालाल ने कहा। क्या कमरे में कोई और था? नहीं, सर, मैं यहीं था।
कहानी आगे जांच के साथ जारी रहती है, जिसमें राकेश शर्मा से जुड़ी एक जटिल साजिश का खुलासा होता है, जिसे बाद में उसकी पत्नी सीमा की हत्या और पहले जनार्दन नागपाल (JN) की हत्या में फंसाया जाता है। कहानी अजय द्वारा ये पता लगाने के साथ सामने आती है कि राकेश ने अर्जुन का उपयोग एक स्टैंड-इन के रूप में करके जनार्दन की हत्या की साजिश रची थी। उनकी समान शारीरिक बनावट का लाभ उठाते हुए खुद को फंसाया, जबकि एक बहाना सुनिश्चित किया। पुलिस शुरू में इस धोखे में फंस जाती है, लेकिन अजय की दृढ़ता सच्चाई को उजागर करती है। मुख्य बिंदु शामिल हैं: राकेश द्वारा हेरफेर किया गया अर्जुन जनार्दन की हत्या कर देता है, जबकि राकेश ये सुनिश्चित करता है कि वह कहीं और हिरासत में था, जिससे एक बहाना बन गया। राकेश ने अपनी पत्नी सीमा की हत्या कर दी जब उसने शंकर नागपाल के साथ अपने संबंध और उसे ब्लैकमेल करने की साजिश में उसकी भूमिका का पता चला। एक चाकू, फिंगरप्रिंट और एक दुकान से खरीदे गए पोशाक जैसे सबूत अजय को धोखे को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। मायादास, एक साजिशकर्ता, ने सुनिश्चित किया कि जनार्दन हत्या के स्थान पर था, जबकि अर्जुन ने योजना को अंजाम दिया। अदालत में प्रिया, जो अब एक सरकारी वकील है, ने जनार्दन हत्या के मामले को सफलतापूर्वक फिर से खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राकेश, अर्जुन और मायादास को आजीवन कारावास हुआ। कहानी का अंत राकेश द्वारा अपनी हार स्वीकार करने, प्रिया और अजय को न्याय बनाए रखने के लिए प्रशंसा करने और पैरोल पर अपनी शादी में शामिल होने के लिए सहमत होने के साथ होता है।